तो एनाटॉमी की अगर बात करें तो थोड़ी सी चर्चा मैं और बैकग्राउंड में लेकर के जाना चाहूंगा। एक तो हमारी शुरुआत होती है सेल से। सबसे पहले हम सेल पर चर्चा करना चाहते हैं। सेल से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्म जो बीच बीच में आएंगी आपके, और जिनके नाम से बहुत सारी चीजें जानी जाएंगी। तो उनको याद रखने के लिए आपको एक स्पेशली एक अलग तरीके से मैं थोड़ा सा करवाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे एनाटॉमी के प्लेन्स होते हैं, शरीर की रचना आदि प्लेन आदि होते हैं, इनका मतलब क्या है, किस रूप में होते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो एनाटॉमी में सबसे पहले तो एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऐसा शब्द लिखा जाता है। आप एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं तो कन्नू वर्मा जी उसमें एक शब्द लिखा जाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपका सिलेबस का हिस्सा है ना, एमए के अंदर। फिर मैं एक यहां पर बात और कह देना चाहता हूं, डॉक्टर ऋचा आर्या मैम, सभी को समर्पित है ये लाइन, कि आप लोगों को ये लगता है कि हम एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं और उसके एग्जाम आ गए, सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं ना, जैसे सेमेस्टर में 4 बार एग्जाम होते हैं आप सभी के, जो सेमेस्टर वाले बच्चे जो ओपन से हैं वो 2 बार एग्जाम लेते हैं ईयरली, विशाल सिंह जी, ठीक है। तो उन बच्चों को, ऋचा आर्या जी, आप जैसे विद्यार्थियों को लगता है ऐसा कि सर एमए के एग्जाम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं छोड़ सकते, बाकी कुछ छूट जाए, यानी उनमें नंबर कम ना आ जाए, बाकी किसी में नंबर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, रितम भारती जी, ऐसा लगता है। तो ऐसा जिसको लगता है वो गलत लगता है। एमए या एमएससी में आपके पास मार्कशीट मिलेगी, उसमें चाहे आपके 60% आए चाहे 100% आए, पूरे आ जाएं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता रेखा सैनी मैम, जब तक आपके पास में नेट या जेआरएफ नहीं है। अगर आपके 55% चाहिए होते हैं नॉर्मली पास होने के लिए एमए या एमएससी को, वहां पर उतने भी आ गए और नेट जेआरएफ करते समय आपका नेट या जेआरएफ कवर हो गया तो आप विजेता हैं, बजाय इसके कि आप एमए या एमएससी में अपने 100% नंबर लेकर के आए उसकी बजाय, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने एमए और एमएससी के एग्जाम को अधिक सीरियस मत लेना, सीरियस इतना ही लेना कि आप पास हो जाए, उसमें ठीक ठाक अंक आ जाए, 60-70% आराम से आ जाते हैं कन्नू प्रिया जी, आराम से, बिना कोई ज्यादा बहसबाजी किए हुए, बिना कुछ छोड़े हुए, ठीक है, उस समय आते होते 60-70%। ज्यादा हद से ज्यादा पढ़ोगे, पूरा सेमेस्टर पढ़ रहे हो केवल एक ही सब्जेक्ट, तो आपके 80% आ जाएंगे संगीता साहू मैम, इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। ओके, एक रात का खेल होता है, कहते वन नाइट फाइट होती है सब्जेक्टिव एग्जाम। मेन आपके लिए क्या है, आपके जीवन का जो आपका करियर जिसका बनना है, दो प्रकार के आप में से विद्यार्थी है, एक तो वो है आशीष शेखावटी जी, जिनको केवल अपना इंटरेस्ट है मौज मस्ती के लिए, जिनको जीवन दिल नहीं लग रहा कहीं पर, तो कह रहे चलो नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, है ना, करियर जिनका बना बनाया है। एक तो वो विद्यार्थी हैं कि नेट जेआरएफ करते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। एक वो विद्यार्थी हैं, मोस्टली वो विद्यार्थी हैं जिनको करियर बनाना है अपना, और कैरियर आपका एमए या एमएससी डिग्री एक पड़ाव है, मात्र एक पड़ाव है, उसके साथ में नेट या जेआरएफ के एक चीज है, तो आपका करियर बेटर होने की संभावना है ना। और स्पेशली जेआरएफ है तो, जेआरएफ बोले तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें कितने रुपए सैलरी मिलती है, सैलरी मीन स्कॉलरशिप लगभग 40 के अराउंड हो चुके हैं अभी, 40,000 जो अभी लगनी बाकी है, अभी आनी शुरू नहीं हुई है, आएगी, ऐसा नोटिफिकेशन आ चुका है। पर मंथ मिलती है, पीएचडी करते हैं साथ में, तो नॉर्मली 30 ईयर एज होती है जनरल कैटेगरी में, और स्पेशली अगर देखें तो 35 तक जाती है, वोमेन्स में भी 35 ईयर एज होती है। जिनको वहम है, कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि सर ऐसा गलत है ये, तो प्लीज आप जो है डिस्कस, गूगल पर सर्च करने के बजाय आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएं, एनटीए की वेबसाइट पर, वहीं से जो जानकारी मिलेगी वही ऑथेंटिक होगी। बहुत सारे बच्चों को ऐसा वहम होता है कि सर एमए की डिग्री करने के बाद में हमें नेट या जेआरएफ कर सकते हैं, पहले तो एलिजिबल ही नहीं है, घर वाले भी ऐसा बोल देते हैं, उनके मित्र भी ऐसे बोल देते हैं, थोड़े गुरुजन है मेरे जैसे, है ना, जिनको मेरे जितना ही आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वो भी कहते हैं कि एमए के बाद में ही आपका नेट जेआरएफ एलिजिबल है, पहले एलिजिबल नहीं है। आप एमए के अंदर फर्स्ट सेम से वैलिड होते हैं नेट या जेआरएफ देने के लिए, एग्जाम के लिए फर्स्ट सेम से वैलिड होते हैं। ऐसा बोल दिया जाता है कि आप जो हैं लास्ट सेम में दें या वगैरह वगैरह, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट सेम में आपको मास्टर की नॉलेज नहीं होगी सब्जेक्ट की, तो इसलिए बोल देते हैं, बट आप एलिजिबल हैं फर्स्ट सेम से, फर्स्ट सेम से, तो इसलिए आप एग्जाम दीजिए, जैसे ही आप एमए में हो जाते हैं, आपके दोस्त लोग हो जाते हैं। और आप लोग एमए में अपना सब्जेक्ट पढ़ने के बजाय क्या करें, सीधा नेट और जेआरएफ पर फोकस करें, नेट और जेआरएफ पर, क्योंकि नेट और जेआरएफ में जो सिलेबस होता है वही आपके सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट योगा है, संस्कृत है या XYZ कुछ और है, सिंपल। तो इस पर फोकस करें, और एग्जाम हर हाल में देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो एग्जाम छोड़ेगा, है ना, वो गड़बड़ करेगा मतलब। तो ये सोच करके बिल्कुल एग्जाम कभी भी ना छोड़ेंगे सर मेरी तैयारी नहीं है, तैयारी कभी भी जीवन में होने वाली नहीं है किसी भी चीज की, मृत्यु को छोड़ करके आप किसी भी चीज की तैयारी नहीं कर पाएंगे कभी भी, ठीक है, वो भी बिना तैयारी की आ जाए कभी कभी तो। ओके,
तो तैयारी एग्जाम की हो या न हो, आपको हर हाल में एग्जाम देना ही देना है, एग्जाम नहीं छोड़ना। ये आज से पहली क्लास में आप शपथ ले लीजिए अपने आप से। बहुत सारे विद्यार्थियों के बहाने होंगे, जी मेरी शादी हो गई, मेरे बहन जी की है, मेरे भाई जी की है ना, मेरे दादाजी ये वो वगैरह वगैरह। सबकी सिचुएशन देखो बुरी से बुरी हो सकती है, अच्छी से अच्छी हो सकती है। किसी के घर में बहुत बड़ी खुशी आ जाएगी एग्जाम वाले दिन, किसी के घर में एग्जाम से 1-2 दिन पहले कुछ दिक्कत हो सकती है, मे बी। सभी का अपना अपना राशिफल है, भविष्य है ना। तो कुछ भी हो सकता है, परंतु एक दिमाग में ये रखना कि मुझे हर हाल में एग्जाम जरूर देना है, चाहे मेरी तैयारी 1% भी न हो या मैं पूरी तैयारी करके जाऊं, हर हाल में एग्जाम देना ही देना है। ये दिमाग में अच्छे से सोच लीजिए पहले, ठीक है। तो अब इतनी सी बात मुझे बतानी थी। दूसरा, आप लोगों को पता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 क्वेश्चंस आते होते हैं, 150 के 150 पूरे कवर करने हैं आपको, पूरे के पूरे, एक भी खाली नहीं छोड़ना होता है। और टाइम को मैनेज करना होता है, 3 घंटे होते हैं आपके पास, 3 घंटे में 150 क्वेश्चंस कवर करने होते हैं। 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, तो 300 मार्क्स के होते हैं। 50 क्वेश्चन पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में। ये बेसिक सी बातें हैं, आज क्लास स्टार्ट की इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब हम शुरुआत करते हैं अपने एनाटॉमी पर। एनाटॉमी में कुछ बेसिक चीजें हैं, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें एनाटॉमी की मतलब क्या है, एनाटॉमी का स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। कि अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैं ये कहूं लीवर कैसा होता है, सर लीवर ऐसा सा होता है, ठीक है, ऐसा सा होता है, इस प्रकार से ऐसा ही होता है। और इसमें कौन सी सेल होती है, कुफर सेल होती है वगैरह वगैरह। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसा है किसी चीज का, वो किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है वगैरह वगैरह, तो ये तो होता है एनाटॉमी, स्ट्रक्चर। और उसके फंक्शन की बात करें, जैसे लीवर का स्ट्रक्चर कैसा है, किससे मिलकर के बना है, क्या क्या करता है, ठीक है, मतलब किन किन सेल से मिलकर के बना है, क्या इसके मेन फंक्शन है। फंक्शन पर आगे तो फिजियोलॉजी हो गया, फै से फिजियोलॉजी, फै से फंक्शन, ठीक है, फै से फंक्शन, फै से फिजियोलॉजी। एनाटॉमी की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, कि कोई भी अंग है, पूरी बॉडी या किसी भी अंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एनाटॉमी है। और फिजियोलॉजी में फंक्शंस की बात करते होते हैं। एक होता है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में रोगों पर चर्चा होती है, स्टडी ऑफ द कोज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज और इंजरी, कोई डिजीज वगैरह होती है तो उनका, ठीक है। तो कोई भी चीज होती है उनका इंपैक्ट होता है। पैथोलॉजी डिजीज से रिलेटेड है, फिजियोलॉजी जो है आपके फंक्शन स्टडी, कोई भी शरीर में कोई भी, जैसे लीवर है, लीवर का फंक्शन क्या है, सर लीवर का फंक्शन, एक मेजर फंक्शन है कि वो क्या बनाता है, बाइल बनाता है पेट के लिए, ये बनाता है ना रमन शर्मा जी, ओके। और एनाटॉमी का क्या है, सर एनाटॉमी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दो चीजें होगी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिक बात है। अब एनाटॉमी की भी बात करें तो एनाटॉमी दो तरीके से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर जैसे मैंने बड़े बड़े लेवल पर बता दिया, क्या कि लीवर कहां पर है, किस जगह पर है, कैसे दो भागों में बटा रहता है वगैरह वगैरह बता दिया। ये तो हो गया बड़े लेवल का स्ट्रक्चर, ग्रोस एनाटॉमी। और एक होती है ग्रोस मतलब मैक्रोस्कोपिक, बड़े बड़े अंगों की चर्चा कर रही। एक होती है छोटे छोटे स्ट्रक्चर की चर्चा करनी, जैसे सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गेन्स हो गया। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते होते हैं आप, ठीक है। और ग्रोस एनाटॉमी स्ट्रक्चर, बड़े जो अंग होते हैं, माइक्रोस्कोप, मैक्रो सॉरी, बड़े, उनकी उनकी जो स्टडी वो कहलाती है ग्रोस एनाटॉमी। उनको हम ग्रोस एनाटॉमी बोलते हैं। ये शब्द देखने को मिलते हैं आपको बुक्स में, हालांकि इनका एग्जाम से ज्यादा लेना देना नहीं है आशा शेखावटी जी, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रूबरू करवा रहा हूं, ताकि आप बुक्स जब पढ़े ओरिजिनल तो आपको वो चीजें क्लियर रही कि हाँ इनका मतलब क्या होता है, या आगे कहीं शब्द देखने को मिले तो। ओके, तो आगे हम बोले ग्रोस और हिस्टोलॉजी बोल देते होते हैं। सेल की, सेल, टिश्यू और सेल जो होती है ऑर्गन्स की, ये कभी दिखती नहीं है। सेल मिलकर के क्या बनाती होती है आपकी, टिश्यू बनाती होती है। ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं। ना तो आपको सेल दिखते हैं नंगी आंखों से, न ही आपको टिश्यूज दिखते हैं, दोनों ही नहीं दिखते। तो इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इसलिए इनको माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी होता है, ठीक है। और एक से ज्यादा सेल जो हो जाती है, 2-4 सेल होगी, वो ग्रुप बन गई, उनको आप टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो इनडायरेक्टली हिस्टोलॉजी जो है आपके सेल की स्टडी या टिश्यू की स्टडी, दोनों को बोल देते हैं, कभी कभी बुक्स में ऐसा देखने को मिलेगा। तो हिस्टोलॉजी हो गया आपका छोटी चीजों की जो है अध्ययन करना, सिंपल। अब आगे एक एनाटॉमिकल पोजीशन, ये शब्द है एक, एनाटॉमी की पोजीशन कैसे होती है, जब भी आप शरीर में स्ट्रक्चर कौन सा कहां पर है, दाएं है बाएं है वगैरह वगैरह, मूवमेंट आदि की बात करें तो ये बेसिक चीज है, ये ध्यान रखना। जब भी आप ऐसे खड़े हो जाए, आपकी आंखें बिल्कुल सीधी हो, सिर सीधा हो, पैर सीधे हो, पैरेलल हो, पैर न तो ज्यादा टच में हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हो, न पैर जो है बिल्कुल दूर दूर हो गए अपने, बिल्कुल समानांतर, जैसे ओरिजिन हुआ इनका वैसे की वैसे आ गए ऐसे नीचे, ठीक है। और हाथ दोनों थोड़ा सा साइडों में, सपोज कीजिए शवासन में सोए हुए हैं, हालांकि ये तो सीधे स्टैंडिंग पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। तो इसमें हाथ जो है, उंगलियां सीधी खुली रहेंगी, उंगलियों में हल्का हल्का सा गैप, अंगूठे बाहर की साइड रहेंगे, ध्यान रखना बाहर की साइड अंगूठे रहेंगे हाथों के। ऐसे खड़े हो जाना, ये क्या कहलाता है, एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाता है।
ये खड़े होना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको ऐसे मत सोचना कि ये तो खड़े होना ही बात है, क्या इसमें, इसमें हाथ देखो कहां पर है, दूर है, ठीक है, थोड़ा सा 6-6 इंच की दूरी है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती कि 6 इंच हो, हल्का सा दूर है, इस प्रकार से स्ट्रेट खड़े होना। इस पोजीशन में से मे भी प्रश्न कभी एग्जामिनर बना दे फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, कि एनाटॉमिकल पोजीशन होती है उसमें कैसे खड़े हो जाता है, उसकी क्या क्या खासियत है। तो उसमें फेस जो डायरेक्शन देता है, फॉरवर्ड मतलब सीधे देखते होते फेस में, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, और ये साइड व्यू है यहाँ पर थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो फ्रंट की मैं बात करूं तो इसमें फेस कहां पर है, सीधे देखा जा रहा है, सीधे बिल्कुल, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, पाम मतलब हथेली जो है आपकी सामने की ओर है, हथेली अगली सामने की ओर है, और थंब पॉइंटिंग अवे फ्रॉम बॉडी, और थंब जो है अंगूठा, अंगूठा किसका, हाथ का, हथेली का अंगूठा जो है शरीर की तरफ नहीं रहेगा, शरीर से दूर रहेगा, ठीक है, दूसरी साइड दूर रहेगा, ओके। और पैर जो है जमीन पर चिपके रहेंगे, और जैसे शरीर से निकलते हैं वैसे उतनी गैप में रहेंगे, न तो एक दूसरे के ऊपर रखना है पैरों को, न ज्यादा खोल देना है, खोलना भी नहीं है, ओके। तो पैर सामने की ओर होंगे, सपाट आगे की ओर रहेंगे, इनके अंगूठे बैंड नहीं करेंगे, और निचले अंग, निचले अंग मतलब लोअर लिम्ब, ये जो टांगे होती है इससे नीचे की सारी चीजों को, टांगों को हम लोअर लिम्ब बोल देते थे, ये पैरेलल रहेंगे, पैरेलल मतलब समानांतर रहेंगे। तो इस प्रकार से खड़े हो जाना, ये क्या कहलाती है, एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती होती है, ठीक है, शरीर की एक सामान्य स्थिति, ये कहलाती है एनाटॉमी में। अब इसके आधार पर अगर हम चर्चा करें थोड़ी सी, इसमें से देखो, अगर एक मैं लाइन निकाल दूं, ऐसे खड़े आप, और इसमें से मैं नाक के बीच में से, ओठों के बीच में से ऐसे करता हुआ, ऐसे नाभि के बीच में से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर निकाल दी जाए, ठीक है, तो ये कहां से गुजरी है, मिड में से गुजरी, ठीक है, मिड में से गुजरी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मिड लाइन बोलते हैं, मिड लाइन, पॉइंट नोट करना। और मिड लाइन का काम क्या है, आपके शरीर को किस साइड में बांटना है, सर एक तरह से एक भाग आपका लेफ्ट हो गया, इधर का राइट हो गया, ठीक है, आपके सामने अगर दिख रहा है तो ऐसे हो गया। अगर एक्चुअल में आप ऐसे ही खड़े होते, जिस साइड से ये व्यक्ति खड़ा है ऐसी ही दिशा में आप खड़े होते, तो एक्चुअल में आपका ये वाला साइड राइट होगा, ठीक है, और ये लेफ्ट होगा। हालांकि आप जब स्क्रीन को देख रहे हैं तो वाइस वर्सा है, ऐसा लेफ्ट जो राइट मैंने लिखा है वहां पर आपका लेफ्ट हैंड है, उस साइड में स्क्रीन अगर आप देख रहे हैं तो उस साइड से, बट एक्चुअल में ऐसे खड़े होगे तो राइट और लेफ्ट इस तरीके से होगा। ये थोड़ी सी बात को समझना। मिड लाइन होगी अपनी, एक समझ में आई, मिड लाइन, एक मिड लाइन ऐसे बांट सकते हैं, ये इमेजिनेशन है केवल किसी अंग को दर्शाने के लिए, जैसे जमीन है पूरे भारत में एक ही तो जमीन है, इमेजिनेशन करके हम थोड़ा सा किसी के 5 किले, किसी के 10 किले, किसी के 15 किले, ऐसे ऐसे बांट देते जमीन को, सेम ऐसी इमेजिनरी लाइन है ये मिड लाइन, ओके। एक मिड लाइन होगी, ये मिड लाइन है, इसको मीडियल एक्सिस बोल देते हैं, मीडियल, मीडियल पोजीशन, इसके पास में जो भी चीज होगी उसको मीडियल बोलेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आपके जो लंग्स है लगभग यहां पर होते हैं, छाती में लंग्स होते होते इस प्रकार से, लंग्स होते होते छाती में, लंग्स जो है इस कंधे से किस साइड में, मिड लाइन के पास में, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे लंग्स मीडियल पोजीशन में है, किसकी बजाय, कंधे की बजाय, कंधा थोड़ा दूर है और मेरे लंग्स है वो पास में है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, मीडियल का मतलब। और दूर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप लेटरल बोलते हैं, मिड लाइन से जितना दूर जाते जाएंगे वो लेटरल कहलाता है, और जितना मिड लाइन के पास में आएंगे वो क्या कहलाता है, आपका मीडियल कहलाता है। 2 पॉइंट, ओके डन। पीपीटी रेनू अंतिल मैम एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोडेड है, सारी की सारी पीपीटी पीडीएफ के रूप में, आप फोल्डर को चेक कीजिएगा, आप लोगों को वीडियो भेजी गई है स्पेशली कि आपको कैसे यूज करना है एप्लीकेशन को, सारी की सारी उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, ए टू जेड पीडीएफ, ओके। तो मिड लाइन होगी, मिड लाइन से दूर जैसे जाएंगे तो लेटरल कहलाता है, और पास में जाएंगे तो मीडियल कहलाता है। ऐसी सेम कोई भी अंग कहीं से निकलता है, जैसे हाथ कहां से निकलते हैं, कंधे से निकलते हैं, मेरे कंधे से हाथ निकलते हैं और दूर जाते हैं किधर, उंगलियों की तरफ, तो कंधा जो है मेरा क्या कहलाएगा, प्रोक्सिमल स्टेट कहलाएगा, और डिस्टल क्या कहलाएगा, दूर वाला, उंगलियां मेरी डिस्टल कहलाएगी। सेम ऐसे सपोज कीजिए आपकी उंगलियां हैं, ठीक है, उंगलियां हथेली से निकलती होती है, हथेली से, हथेली के पास वाली साइड है उंगलियों की वो प्रोक्सिमल होगी, और दूर वाली बात होगी जो नाखून वाली साइड है वो क्या होगी, डिस्टल। किसी भी अंग का शरीर से दूर होना डिस्टल कहलाता है, और शरीर के पास में होना प्रोक्सिमल कहलाता है। पै से पास, पै से प्रोक्सिमल, दूर से डिस्टेंस या डिस्टल या दूर, है ना, तो डिस्टल जो है वर्ड वो दूर के लिए यूज होगा, शरीर के ओरिजिन से दूर। जैसे मैं ये कहूं कि ये मेरा कूल्हा जो है, कूल्हा जो है मेरे पैर के पंजे के मुकाबले प्रोक्सिमल में है, ठीक है, और मेरा पैर का पंजा क्या है, डिस्टल है। समझ रहे हैं आप लोग बात, ठीक, डन। ऐसे आगे बात करें सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर में एस को निकाल दो, क्या बच्चा, यूपीईआर, ऊपर, है ना, तो सुपीरियर जो रिप्रेजेंट करता है ऊपर को, ऊपर की साइड को, शरीर में ऊपर की साइड को, इंफीरियर रिप्रेजेंट करता है नीचे को, हिंदी में भी हम बोलते हैं इंफीरियर मतलब नीचे वाला, ठीक है,
ओके, तो सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर का मतलब ऊपर का हिस्सा, इंफीरियर का मतलब नीचे का। जैसे इसमें एक मैं बात बोलूं कि मेरा घुटना जो है, मेरा घुटना मेरे लंग्स के मुकाबले कहां पर है, मेरे लंग्स के मुकाबले मेरा घुटना जो है वो इंफीरियर है, ठीक है। अगर मैं मेरे पंजे और मेरे घुटने की तुलना करूं तो मेरा पंजा जो है वो उसके मुकाबले मेरा घुटना सुपीरियर है। समझ रहे हो बातों को? ओके, तो हाँ, आदरणीय पुष्कर पंत जी, प्रोक्सिमल डिस्टल ओरिजन के मुकाबले होगा, ओरिजन, ओरिजन। हाथ बताओ कहां से निकलता है? ओरिजन मतलब शुरुआत कहीं की, किसी की शुरुआत, ठीक है। हाथ मेरा निकलता है, कंधे से निकलता है ना, कंधे से जुड़ा हुआ है, कंधे से निकला और दूर गया, तो कंधा था वो मेरे प्रोक्सिमल में था और मेरी कोहनी डिस्टल में थी। समझ में आई? अगर यही बात मैं मेरी कोहनी और मेरे हथेली के मुकाबले करूं तो मेरी कोहनी वो क्या है, ये यहां से निकल रही है एल्बो के साइड से, तो कोहनी जो है प्रोक्सिमल है ज्यादा मेरे शरीर के, और मेरा उंगलियां जो है वो थोड़ी दूर है। क्लियर है पुष्कर पंत साहब? ओके, डन, दो बातें क्लियर। अब तीन प्लेन्स होते हैं, ये इमेजिनेशन है सारी सारी, इसमें से एक्चुअल में हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई लाइन नहीं होती, कहीं कोई लाइन होती, इमेजिनरी प्लेन है। अगर आप एक कागज का टुकड़ा लेंगे और उस कागज के टुकड़े को आप शरीर में से इस प्रकार से गुजार दे कि थोड़ा सा ऊपर हिस्सा रह जाए, थोड़ा नीचे रह जाए, जरूरी नहीं कि बीच में से ही निकालें, कहीं से भी निकाल दे, मतलब एक तरह से, वैसे तो मिड लाइन है तो मीडियल की बात करते हो तो हमेशा बीच के सेंटर की। तो इसमें अगर शरीर को दो भागों में बांटे, एक ऊपर का हिस्सा बचा, एक नीचे का, और कागज के टुकड़े को इस प्रकार से फंसा दिया, तो आपके दो चीजें बनेगी, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, या फिर क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। बीच में से निकाल, इससे क्या चीज बनती है, ट्रांसवर्स प्लेन क्या क्या बना देगा आपके शरीर में, एक तो ऊपर का हिस्सा बन गया, एक नीचे का हिस्सा बन गया, दो चीजें बनी, ऊपर और नीचे दो हिस्से बनी, ट्रांसवर्स प्लेन से दो चीजें बनी, ऊपर और नीचे, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। जैसे आप कहें सर मैं तो पेट में से नहीं निकालूंगा ये प्लेन, कहां से निकालूंगा, मैं तो यहां से घुटनों में से निकालूंगा, तो घुटनों में से जब आप निकालेंगे तो घुटनों के नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हो गया, पंजे आदि, इंफीरियर कहलाए, और ऊपर का सारा हिस्सा सुपीरियर कहलाए, कहीं से भी निकाल दो, ठीक है। मतलब ट्रांसवर्स प्लेन, या जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्या करता है, शरीर को किस भाग में बांटता है, सुपीरियर और इंफीरियर, ये दो टर्म में बांटता है, ठीक है, दो भागों में बांटता है। क्लियर है? ऐसी सेम फ्रंटल और सेजाइटल, फ्रंटल और सेजाइटल क्या करता है, फ्रंट भाग है आपका और बैक साइड है, फ्रंट शब्द से ये आ रहा है, फ्रंट जो है दो भागों में बांटता है शरीर को, एक तो फ्रंट में, फ्रंट मतलब आगे, और एक ऑब्वियस बात है बैक में बांटेगा। इसको कहां से काटते हैं, इमेजिन करो एक कागज है पूरा का पूरा, एक ब्लेड है, जिसको शरीर में से इस तरीके से निकाल दिया कि आपके सिर में से होता हुआ दोनों कंधों के अंदर से गुजरता हुआ ब्लेड जब पूरे हाथों के बीच में से निकलता हुआ एनाटॉमी की पोजीशन में जब आप खड़े हैं तो पूरा आगे जाए, जिसमें शरीर दो भागों में बट जाए, ठीक है। ऐसी जो लाइन होगी, ऐसा प्लेन क्या कहलाता है, आपका फ्रंटल प्लेन कहलाता है। इसका दूसरा नाम है कोरोनल, कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये टिपिकल लगने वाला है, शायद आपको लगे कि ये क्या हो रहा है पता नहीं, ऐसा हो सकता है, बट एक से दो या तीन बार जब आप देख लेंगे इस चीज को, आराम से आप फैमिलियर हो जाएंगे, एक एक चीज याद हो जाएगी आपको। शुरुआत में टिपिकल लग सकती चीजें, बिल्कुल अगर पहली बार देख रहे हैं तो। ओके, फ्रंटल, तो फ्रंट और बैक में जो बांटते हैं वो फ्रंटल है, और ये लाइन क्या हॉरिजॉन्टल है, क्या ये वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब सीधी खड़ी हुई है लाइन, सीधी खड़ी हुई है, तो ये क्या करता है, वर्टिकल, वर्टिकल हिस्से में बांटता है शरीर को, वर्टिकल मतलब सीधे खड़े हिस्से में बांटता है। सेम ऐसे सेजाइटल होता है, सेजाइटल जो होता है वो कैसे बांटता है, वो भी एक तरह से वर्टिकल है, मतलब सीधा खड़ा हुआ है, लेटा नहीं हुआ है ये, है ना। ये कागज का टुकड़ा इमेजिन करो, आप अपने जो लाइन थी माथे के बीचों बीच से, ये मीडियल लाइन है, इस तरीके से कागज का टुकड़ा आपने डाल दिया शरीर में ऐसे, और शरीर कितने भागों में बटा, एक इधर बट गया एक इधर हो गया, दो भागों में बटा, एक आपका राइट हिस्सा हो गया, एक लेफ्ट हिस्सा हो गया, दो हो गए ना, राइट लेफ्ट। तो अब पॉइंट नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसवर्स प्लेन वो है जो मेरे शरीर को दो भागों में बांटता है, और उनके नाम क्या है, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक। फ्रंटल प्लेन, या जिसको आपने बोला है कोरोनल प्लेन, वो क्या बांटता है, फ्रंट एंड बैक में बांटता है शरीर को। सेजाइटल प्लेन जिसको बोलते हैं वो कैसे बांटता है शरीर को, सेजाइटल प्लेन लेफ्ट एंड राइट में, लेफ्ट एंड राइट। तो तीनों देखिए आपने किस तरीके से बांटा शरीर को, तीन तरीके से बांटता है, ट्रांसवर्स, फ्रंटल और सेजाइटल, तीन प्लेन है, तीनों ट्रांसवर्स जो है सुपीरियर इंफीरियर में ऊपर नीचे, फ्रंटल जो है आपको आगे पीछे बांटता है, फ्रंट नाम ही आ गया इसका, सेजाइटल जो है वो लेफ्ट राइट में बांटता है। और थोड़ा समझते हैं,
सेजाइटल प्लेन। इसका दूसरा नाम क्या है? लेटरल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, ये सेजाइटल प्लेन कहां से गुजरता है आपके? सर ऊपर जो है आपका सिर है, सिर को हम क्या बोलते हैं? क्रैनियम बोलते हैं, क्रैनियम। और एक होता है क्वाडा, CAUDAL, CAUDA, क्वाड। क्वाडल शब्द का अर्थ होता है लैटिन भाषा में पूंछ से होता है, पूंछ। तो हमारी पूंछ कहां है? हमारी पूंछ सर टेल बोन को बोलते हैं, कहते हैं बंदरों के यहाँ पर पूंछ होती है, हमारे कहते हैं पूंछ लुप्त हो गई, ऐसी कहावत है एक, है ना? तो कहते हैं यहाँ पर पूंछ है। तो कहते हैं जो चीज, जो एक्सिस आपके ऊपर से गुजरेगा यहां से और आपके पूंछ तक जाएगा, बिल्कुल, है ना? और आगे तो कुछ बचता ही नहीं, टांगों के बीच में तो कोई गैप ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी बंटी हुई है दो भागों में। तो यहां तक कहते हैं जो बांट है क्रेनियम और क्वाडल, ये एक्सिस, यहां से अगर कोई चीज बांट दे आपको तो वो क्या है? सेजाइटल प्लेन। इमेजिन ए वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा हुआ प्लेन, जो कि आपके कहां से जाता है? बॉडी में जाता है, फ्रंट और बैक में होगा, बैक और फ्रंट में मतलब पीछे से भी है और आगे भी है, मतलब वो कागज का टुकड़ा आगे भी है पीछे भी है, ऐसे गुजर रहा है। और ये आपके शरीर को किधर बांटता है? राइट और लेफ्ट दो रीजन में बांट देता है, एक लेफ्ट हिस्सा आपका, एक राइट हिस्सा, सेजाइटल बांट रहा है, सेजाइटल प्लेन, जिसका नाम क्या है? लेटरल प्लेन भी है। अगली बात करें कोरोनल प्लेन, तो कोरोनल प्लेन क्या करता है? आपके शरीर को आगे और पीछे में बांटता है, जिसका मतलब है फ्रंटल और कोरोनल। ये वो लाइन है जो शरीर को लेफ्ट और राइट सेजाइटल बांट रहा है। कोरोनल कहां बांट रहा है? आपको आगे और पीछे, फ्रंट नाम है इसका तो फ्रंटल से याद रखेंगे, आगे और पीछे बांट रहा है ये भी। ठीक है, ओके सर। आगे बात करें ट्रांसवर्स प्लेन की, तो ट्रांसवर्स प्लेन है वो कहां से गुजरता है? सर वो आपके यहां बीच में से गुजरता है ना? पूरा एक ऊपर बच गया, एक नीचे बच गया। तो ट्रांसवर्स प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। ये ऐसी लाइन है, ऐसा मिड सेक्शन है जो बॉडी को दो भागों में बांटता है। और कौन कौन से भाग? अपर सेक्शन मतलब सुपीरियर में और इनफीरियर में, लोअर रीजन में, दो भागों में बांटता है। स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही क्या? कन्नू वर्मा जी, कन्नू मैम, शर्मा जी, प्रियांशी सारपाल मैम, डॉक्टर रेनू जी, ओके। विशाल जी प्लीज एक बार आप चेक कर लेंगे, रिज्वाइन कर लेंगे अगर स्क्रीन का इश्यू है तो। ठीक है, थैंक यू। तो इस प्रकार से तीन भागों में बांटता है। तो अब मैं ओवरऑल अब इसको फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इमेजिन कीजिए आपके सामने ये स्क्रीन है, ये वाला कागज का टुकड़ा इमेजिन करो यहां पर ये लेटा हुआ है, ठीक है? और ये वाला हिस्सा है, ये जो रेड रेड मैं कर रहा हूं, इसने शरीर को बांट दिया, एक कागज का टुकड़ा डाला गया शरीर में और इस प्रकार से बांट दिया शरीर को। तो ये कौन सा है? इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल, लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब तो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन ने क्या बांटा आपके शरीर को? सुपीरियर ऊपर और इंफीरियर नीचे, दो भागों में बांटा ट्रांसवर्स। पूजा राणा मैम, पुष्कर पंत साहब, समझ में आ रही है बात? पहली बार में हो सकता है बिल्कुल समझ में ना आए, बट आप एक से दो बार रिवाइज करेंगे, स्पेशल रिकॉर्डिंग्स में अवेलेबल है ये वीडियो, और लाइव क्लास में दोनों में समझ लेंगे। आप दो तीन बार रिवाइज करेंगे तो ही विद्या आ जाएगी आपको आराम से। एक दूसरा, आप सीधे खड़े हैं, किस पोजीशन में खड़ा है व्यक्ति? देखो ट्रांसवर्स, ये प्लेन तभी बनाए जाते हैं जब आप एनाटॉमी की पोजीशन में खड़े हो, एनाटॉमिकल पोजीशन, पहले कह दिया एनाटॉमिकल पोजीशन, उस पोजीशन में खड़े होने के बाद भी बांटते हैं। सेम ऐसा आपके शरीर में से कंधों के बीच में से होता हुआ पूरा एक आगे और पीछे बांटते हैं, वो वाला प्लेन कौन सा है? फ्रंटल प्लेन, जिसको आपने क्या कहा? कोरोनल प्लेन बोला, कोरोनल। तीसरा, शरीर में नाक के बीच में से हो, नाक से नाभि तक जो जाए ऐसा काट दे, लेफ्ट राइट बना दे, वो कौन सा है? लेफ्ट राइट, ये वाला सेजाइटल प्लेन, सेजाइटल प्लेन। ठीक है, जिसको लेटरल प्लेन भी बोला आपने, लेटरल प्लेन। ओके, ये बात लेफ्ट राइट में बांटते हैं। दो तीन चीजें क्लियर हुई, थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं। 2D है पिक्चर, तो थोड़ा सा हो सकता है एडजस्ट करने में, माइंड को सेट कर लीजिएगा प्लीज ना। मैंने पूरी कोशिश की कि पिक्चर इतनी ज्यादा लगा दी है कि आपको किसी न किसी रूप में समझ में आ जाए। तो देखो, टू वर्टिकल प्लेन होते हैं, वर्टिकल मतलब सीधे खड़े होकर के, अगर हमारे शरीर में से कागज गुजारा जाए या आरी गुजारी जाए पूरे शरीर में से, खड़े होकर के सीधा एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े खड़े, तो दो प्लेन बनाते हैं। एक तो सेजाइटल होता है जो शरीर को लेफ्ट और राइट में बांटता है, ठीक है, लेफ्ट राइट में बांटता है, सेजाइटल होता है। एक फ्रंटल या कोरोनल प्लेन होता है जो इस प्रकार से साइड में खड़े कर दे एनाटॉमी की पोजीशन में और ऐसे गुजार दें, तो जिसमें से एक आपकी बैक साइड बन गई, एक फ्रंट बन गया। अब बैक और फ्रंट के लिए कुछ नाम है, ध्यान रखना, एनाटॉमी में कुछ स्पेशल नाम बोले जाते हैं। फ्रंट के लिए आप यूज करते हैं एंटीरियर, एंटीरियर, या फ्रंट, इसके लिए वेंट्रल वर्ड भी यूज करते हैं, वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल। सेम ऐसे बैक के लिए आप लोग कॉमन जानते हैं, बैक मींस पीछे, इसके लिए क्या यूज करें? एंटीरियर का उल्टा है पोस्टीरियर, POSTERIOR, पोस्टीरियर, या इसके लिए डोर्सल यूज करते हैं, डोर्सल। ठीक है, क्लियर है? ये शब्द यूज करते हैं। ये देखो, अब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसलिए आपको थोड़ा सा नाम शब्द जो है दिक्कत होगी,
जिन्होंने हिंदी मीडियम था, जिनके पास इंग्लिश मीडियम है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा जिनका हिंदी मीडियम भी था, एग्जामिनर एग्जाम जो बनाता है वो इंग्लिश में बनाता है और हिंदी में ट्रांसलेट करता है, स्पेशली एनाटॉमी, साइकोलॉजी, डाइट एंड न्यूट्रिशन या टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, ऐसे प्रश्नों का। तो आप प्लीज इनको इंग्लिश में करें तो आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे ना। हिंदी में टिपिकल कर देता है लैंग्वेज, ऐसी बना देता है हिंदी में लैंग्वेज आशा शेखावटी जी, हिंदी के विद्यार्थी को भी समझ नहीं आती वो लैंग्वेज। दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल कैसे बांटा? शरीर को बीच में से काटा ऐसे खड़े खड़े, ये लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल। इसको ट्रांसवर्स बोला। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है समानांतर। समानांतर किसके? पृथ्वी के समानांतर, ट्रांसवर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। ये शरीर को दो भागों में बांटता है, ऊपर और नीचे। एक डिफरेंट होता है जिसकी हमें आवश्यकता वैसे तीन प्लेन में नहीं आता है, ये अलग प्लेन है और एक्स्ट्रा प्लेन है जिसमें हमें शरीर को तिरछा काटना पड़ जाए कभी कभी। ऐसे ऐसे अगर इमेजिन करें हम, कहीं भी मान लो कहीं भी मेरा मन है ऐसे हाथ में से यहां से गुजारना है मुझे तिरछा, या सिर में से ऐसे तिरछा गुजारना है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ओब्लिक बोलते हैं। ओब्लिक का मतलब होता है तिरछा, तिरछा। ठीक है, मान लो एक बॉडी एनाटॉमी की कल पोजीशन में खड़ी हुई है और उसमें से हमने इस प्रकार से टुकड़े कर दिए, दो ऐसे टुकड़े कर दिए, तो ये ना तो ऊपर नीचे का कह सकते इसको एक्चुअल में आप, ना इसको लेफ्ट राइट बोल सकते पूरा का पूरा, ना इसको आगे पीछे बोल सकते। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? ओब्लिक बोलते हैं, ओब्लिक। ओके, इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है? अभी तक पुष्कर पंत सर आपसे प्रश्न पूछा नहीं गया है। मे भी संभावना ऐसे हो सकती है जैसे ए एंड आर में क्वेश्चन बना दिया, या डायरेक्ट पूछ लेंगे कि आपके शरीर में सेजाइट वर्टिकल प्लेन कौन कौन से हैं, ऐसे पूछ लिया। दो तीन प्लेन के नाम दे दिए, सेजाइटल, फ्रंटल, ट्रांसवर्स, ओब्लिक, इनमें से दो चूज करना है आपको। तो वर्टिकल कौन से? खड़े खड़े वाले, एक सेजाइटल है एक फ्रंटल है। ठीक है, या कह देंगे कि जैसे ए एंड आर में दे दिया आदमी आशा शेखावटी जी, ए एंड आर के क्वेश्चन तो समझ में आते हैं। असर्शन रीजन दो लाइन दे देता है, उनमें से कह देंगे कि सेजाइटल प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। क्या ये सत्य है? नहीं सर, ये गलत है। सेजाइटल प्लेन किधर बांटता है? लेफ्ट एंड राइट में बांटता है बॉडी को, लेफ्ट एंड राइट साइड में बांटता है, नोट फ्रंट बैक। ठीक है, कोर्नल किस में बांटता है? फ्रंट बैक में। ऐसी बात पूछ सकता है। ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन बोलते हैं पुष्कर पंत जी उनको हम। ठीक है, दो लाइनें दे देता है अगर आपने पहले प्रश्नों को देखा है तो। बात थोड़ी सी समझ में आई? में भी ऐसी लैंग्वेज बना सकता है। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट इसके आधार पर मैं कुछ और आपको समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मुझे ये बातें बतानी पड़ रही है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा और पिक्चर देख लेते हैं क्लियर करने के लिए। तो मैंने जैसा कि कहा सेजाइटल प्लेन कहां से गुजरता है? मिड लाइन में से गुजरता है, और मिड लाइन में से गुजरता है इसलिए इसका नाम एक कर देते हैं मीडियन प्लेन बोल देते हैं, क्योंकि मिड में से गुजरा ना। मीडियन प्लेन या लेटरल प्लेन भी बोला इसको। लेटरल मतलब शरीर को दूर दूर दो भागों में बांटते हैं, लेटरल का मतलब मिड लाइन से दूर चला गया ना, ऐसे ऐसे लेटरल प्लेन भी बोलती है इसको। सेम ऐसी फ्रंटल प्लेन, फ्रंट में बांटा और बैक में बांटा, या कोर्नल प्लेन बोला इसको। ऐसे सेम ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसमें यहां से गुजरा, कहीं से भी गुजार दो, मतलब मेरा मन था कि यहां से गुजारूं मैं, तो गुजरा तो ये लेटा हुआ है ना, तो फ्रंटल प्लेन सिर ऊपर है और बाकी सारा धड़ नीचे, फ्रंटल प्लेन। ठीक है, एक्चुअल में नॉर्मल आइडियली हम यहां से इमेजिन करते थे सेंटर में, हर चीज को सेंटर में से इमेजिन करेंगे, इसलिए मैंने मिड लाइन पहले ही बता दी थी आपको हर चीज को। ठीक है, जब तक हमें कुछ कहा ना जाए। ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन, बहुत सारी पिक्चर होगी, रमन वशिष्ठ जी थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ शब्दों के नाम है, वो शब्द ध्यान रखने। जैसे एंटीरियर शब्द बोला जाए आपको तो क्या कहेंगे? फ्रंट ऑफ द बॉडी। एंटीरियर का मतलब आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर का मतलब बैक ऑफ द बॉडी। बताओ फ्रंट और बैक को कौन बनाता है? नाम लिखो यहां पर, पुष्कर पंत साहब जल्दी से नाम लिखो कमेंट में, फ्रंट और बैक कौन सा प्लेन बनाएगा? कौन बनाएगा? अगर मैं कोरोनल नाम दे दूं उसको, कोरोनल प्लेन भी कहते हैं उसको, या क्या देते हैं? फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन। उस प्लेन का यूज करूं। प्लेन का मतलब ये समझो कि कोई आरी, कोई तीखा चीज, कोई पेज नुमा, कॉपी का पेज होता ना, ऐसे कैसा पेज पूरी बॉडी में से गुजार दिए आप, पूरी बॉडी में से, वो प्लेन बन गया, है ना। ठीक है, फ्रंटल प्लेन। ओके, आगे पीछे बांट दिया। सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर मतलब एस को काटो तो ऊपर की सेंस आ रहा है, ऊपर। सुपीरियर मींस ऊपर वाला, सुपर को बोलते भी ऊपर है। ठीक है, ए पोजीशन दैट इज हायर देन अनदर। जैसे मैं यहां पर बोलूं मेरे कूल्हे जो हैं, मेरे कूल्हे वो मेरे घुटनों से क्या है? सुपीरियर है, और मेरे घुटने इंफीरियर है कूल्हों के मुकाबले। ऐसे ही मेरे घुटने जो हैं सुपीरियर है मेरे पंजे के मुकाबले, और पंजा है इंफीरियर, ऐसे बोलते होते हैं। मेरा पेट जो है स्टमक माने, वो इंफीरियर है मेरे सिर के मुकाबले या मेरे लंग्स के मुकाबले, हार्ट के मुकाबले। समझ रहे हो बातों को? ठीक है, ऐसी सुपीरियर इंफीरियर बोला तो हमने किसने बांटा? ट्रांसवर्स प्लेन जो था हमारा। ठीक है, उस जैसे मान लो यहां से गुजर गया, तो यहां से गुजारा तो इसके कारण एक तो ऊपर का हिस्सा बच गया, एक नीचे का बच गया, सुपीरियर इंफीरियर। ये ट्रांसवर्स प्लेन ने किया ऐसा काम। ओके, प्रोक्सिमल डिस्टल जो है, एक्चुअली प्रोक्सिमल डिस्टल की अगर बात करें तो ओरिजिन से होता है
तो ओरिजिन मतलब जहां से, जैसे कौन कौन है, एक तो मेरा ये निकल रहा है, कंधा निकला, इधर गया, ठीक है, दूर गया ना, ये दूर जा रहा है, तो जितना दूर जाएगा वो डिस्टल बोलेंगे, एक दूसरे के मुकाबले बोलेंगे, ठीक है। ओके, ऐसे पैरों में होगा प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल मतलब पास में, जो ट्रंक के पास में, ट्रंक बोलते हैं इस एरिया को, ये जो धड़ है ना, धड़, इसको हम ट्रंक बोलते हैं, मेनली पेट को हिंदी में बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसके जितना पास में हो कोई चीज, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नियर टू बॉडी मतलब प्रोक्सिमल, और नियर और फार फ्रॉम ट्रंक, फर्देस्ट फ्रॉम ट्रंक मतलब दूर जो है डिस्टल, दै से दूर, दै से डिस्टल, डिस्टेंस। मीडियल की बात करें तो मिड लाइन बीच में होती है हमारे, और इस मिड लाइन के पास में जो चीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे। जैसे मुझे एक बात बोलनी पड़े अगर यहां पर, कि मेरी जो रिब्स हैं वो मीडियल है, किससे, मेरे कंधे से, कंधा मेरा थोड़ा दूर है, लेटरल है, दूर को, मिड लाइन से दूर को हम लेटरल बोलते होते हैं, जैसे यहां पर ये दिखा रखा है, लेटरल मतलब दूर मिड लाइन से, और मिड लाइन के जितना पास में होगा उसको मीडियल बोलेंगे, ठीक है। डन। थोड़ा अंगों की आपको जितनी बार पता चलता जाएगा उतना धीरे धीरे शब्द क्लियर होते जाएंगे। मीडियल हो गया मिड लाइन के पास में, और लेटरल हो गया आपका मिड लाइन से दूर। ओके, जैसे मिड लाइन से दूर और मिड लाइन, मिडियल और लेटरल, ये दो शब्द बनाएगा, ये कौन देगा, कौन सा प्लेन हमें ये दो शब्द देगा पुष्कर साहब, डॉक्टर ज्योत्ना मैम, सेजाइटल, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेजाइटल का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम मीडियल भी बोल देते हैं आवश्यकता पड़ने पर, अदरवाइज लेटरल तो इसका फेमस है ही है, ठीक है, दोनों ही है, मीडियल लेटरल बना रहे तो क्लियर हो रही है ना बात, थोड़ी थोड़ी इतनी बात हमने की है और इतनी हमने समझा दी, समझ में आ गई। फिर डीप और सुपरफिशियल, डीप का मतलब होता है गहरा, ठीक है, ओके, डीप मींस डीप, है ना, ओके डॉक्टर दीप, तो डीप जो होता है उसका मतलब होता है गहरा, फर्देस्ट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस जो होता है आपका, स्किन आपकी सरफेस है, ठीक है, ऊपर ऊपर से, उसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर वाला सुपरफिशियल। और स्किन से अंदर गए आप, है ना, अंदर गए तो क्या आया, पेट आया, ठीक है, तो वो क्या है, पेट आपका डीप है, स्टमक जिसको बोलते हैं वो डीप में है, और स्किन आपकी सुपरफिशियल है। स्टमक के अंदर भी, स्टमक की जो ऊपर की लेयर है वो आपकी सुपरफिशियल है, उसके अंदर चले गए और तो वो क्या है, डीप में है। डीप मतलब शरीर के जितना उसके अंदर जाना, किसी भी अंग के अंदर जाना, और उसकी ऊपरी लेयर की बात करना, बाह्य बाह्य तरीके की बात करना, वो सुपरफिशियल, सुपर का मतलब भी ऊपर से है, ठीक है। डन, दो बातें क्लियर होगी, इतने शब्द आपके क्लियर हैं, शब्द एक बार बस आपको दिमाग में आए और नाम से अब क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। थोड़े से और शब्द हैं, इनको नाम ले लीजिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से कभी कभी ऐसी बात होती है कि जो मैं स्पेशली आपको नहीं बता पाता, बट अगर शब्द थोड़ा सा भी पता है ना, आराम से आप कर देते हैं उन प्रश्नों को आराम से। जैसे सुपीरियर, सुपीरियर जो होता है वो ऊपर की साइड में होता है, तो ऊपर अगर एनाटॉमी की पोजीशन में मैं खड़ा हूं तो सबसे ऊपर क्या है, मेरा सिर है, सिर को बोलते हैं आप क्रेनियम एनाटॉमी में, तो नियर टू द हेड, सुपीरियर जब भी बात करेंगे सिर की साइड में मतलब। इंफीरियर क्वाडल मतलब पूंछ की साइड, जितना उसके नीचे की साइड मतलब पैरों की साइड में जो होगा उसको इंफीरियर शब्द से आप काउंट करते हैं। जैसे मेरे कंधे जो है इंफीरियर है सिर के मुकाबले, क्योंकि कंधे मेरे पैरों की साइड में है सिर के अपेक्षा, ठीक है, ऐसे। एंटीरियर वेंट्रल बोलते हैं मतलब फ्रंट की साइड में, पोस्टीरियर को बोलते हैं बैक साइड में, डोर्सल बोल देते हैं। याद कैसे करेंगे, पोस्टीरियर में पीओ आता है, पीओ, ऐसे डीओ डोर्सल आता है, ठीक है, तो ये एक सेंस दे रहे हैं मतलब बैक की साइड का। एंटीरियर वेंटीरियर ना, वेंट्रल एक सेंस दे रहे हैं मतलब आगे की बात कर रहे हैं। और मिड लाइन बीच की बात करते हैं शरीर के, मतलब नियरर टू द मीडियन प्लेन, मीडियन मतलब बीचों बीच, बीचों बीच, ठीक है। लेटरल अवे फ्रॉम मीडियल प्लेन, मिड से दूर, जितना उसके दूर जाए। मीडियन प्लेन किसका नाम है, मीडियन प्लेन का और नाम क्या बताओ, मीडियन प्लेन का नाम बताओ दूसरा क्या है, लेटरल प्लेन इसी को बोला। और एक अच्छा नाम था सेजाइटल, प्रमुख नाम इसका क्या है, सेजाइटल प्लेन, ठीक है, ओके, नाम इसी के है ना सारे। प्रोक्सिमल ओरिजिन के पास में, ओरिजिन के पास में मेनली हाथ पैर में होता है क्योंकि ट्रंक बीच में पेट है, वही रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी सब चीजें जुड़ी हुई है आसपास में, वो सारा एरिया उसके पास से जो दूर चला गया वो सब क्या है, अपने प्रोक्सिमल डिस्टल में है। पास में है तो प्रोक्सिमल, दूर है तो डिस्टल, कोई भी चीज जहां से भी निकलेगी उस सब में ये शब्द आपके आगे काम आएंगे। प्रोक्सिमल, डीसीटी, पीसीटी, ऐसा शब्द सुना होगा आशा शेखावटी मैम, पूजा राणा मैम, रेखा सैनी जी, पीसीटी डीसीटी शब्द कहां पर आते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ऐसा कुछ, तो वहां पर ये शब्द समझ में आएंगे आपको उनका मतलब। फिर सुपरफिशियल एक शब्द है, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से, नियर टू द सरफेस, ऊपर ऊपर हो सरफेस पर। जैसे मेरी गाल के बाहर वाला हिस्सा, मैं मेकअप कहां करते हैं आप लोग आशा जी, कहां करते हैं, सुपरफिशियल करते होते हैं, स्किन के अंदर तो नहीं करते ना, गाल के अंदर वाली साइड थोड़ी करते, जहां दांत है उधर नहीं करते, बाहर बाहर करते हैं, सुपीरियर मेकअप।
और ब्रश कहां करते हैं? मुंह के अंदर, डीप साइड में ब्रश करते हैं, मतलब अंदर साइड, और गालों के बाहर बाहर सुपरफिशियल पर आप मेकअप करते हैं। इतना ही है। ओके, तो एक समझाने की बात कह रहा हूं, बस इसको समझना इतना। विस्ट्रल और पैराइटल ये दो शब्द हैं, इनके जो लिखी हुई है इनसे थोड़ा सा अलग है। सपोज कीजिए आपके पास में खाने के लिए थाली है, ठीक है? उस खाने की थाली के अंदर क्या होता है? भोजन रखा होता है, ऑब्वियस सी बात है, भोजन है यहां पर, है ना? ठीक है। इस भोजन को कवर करने के लिए आपके पास में थाली है। एक थाली का ऐसा हिस्सा है जो जमीन की तरफ, है ना, जमीन के साथ टच में है, मिट्टी आदि के साथ टच में है, वो क्या है? वो बाहर का होता है, पैराइटल। पैराइटल शब्द जब भी आए समझ लेना बाहर शब्द को रिप्रेजेंट कर, बाहर। पैराइटल मींस प्रिटेनिंग टू कवरिंग ऑफ एन ऑर्गन, एक ऑर्गन भोजन को कवर किया है, बाहर से कवर किया है, ठीक है, बाहरी लेयर। पैराइटल हमेशा बाहर को, जैसे मैं ये कह दूं पैराइटल लेयर है मेरे शरीर में, पैराइटल लेयर किसी भी एक्सवाइजेड की, पैराइटल पेरिकार्डियम बोल दिया हार्ट के लिए, पैराइटल कार्डियम बोल दिया, ऐसा कुछ करके, यानी पेरिकार्डियम जो भी है, तो ऐसा बोला तो इसमें समझ जाओ कि हार्ट के बाहर बाहर की चीज है सबसे। और इस थाली की दो लेयर है, एक वो लेयर जो अर्थ की साइड में है, एक उसी थाली के अंदर वाली लेयर है जो भोजन के टच में है। ऐसा ही होता है ना, थाली, थाली समझते हो अपने घर में भोजन करते हैं, वो वाली थाली की बात कर रहा हूं। तो दो लेयर होती है, एक तो जो कूड़ा कचरा मिट्टी आदि की साइड में है, अर्थ की साइड में है, और एक जो है अंदर की साइड में है, ठीक है। अंदर वाली को आप विसरल बोलते हैं। विसरल शब्द का रिप्रेजेंट मतलब ये है कि जो अंदर हो, और अंदर वाली जो चीज होगी वो वही एक्चुअली में जो है मेरे भोजन से टच में है, बाहर वाली भोजन से टच में नहीं होती, हालांकि वो है एक ही चीज से बनी हुई, बट अंदर वाली टच में होती है ऑर्गन के। तो प्रिटेनिंग टू एक्सटीरियर वॉल ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी मतलब कोई भी शरीर में कैविटी बोलते हैं खाली स्थान को, कैविटी बोले तो खाली स्थान। हर्ट कहां पर आएगा? हर्ट, हर्ट होने के लिए पहले कोई जगह चाहिए, इसके अंदर हर्ट आ सकता है। तो हर्ट आया, उससे पहले, हर्ट आने से पहले क्या थी? खाली स्थान था, ये खाली स्थान था। खाली स्थान को कवर किया विसरल ने, और सबसे बाहर था पैराइटल, ठीक है। दो समझ में आई बात? तो यहां पर जैसे ये लिखा गया है, एक समझाने के लिए कोशिश की गई आपको, ये हर्ट है, हर्ट को निकाल दे तो यहां पर खाली जगह बच गई, खाली जगह को आप क्या बोलते हैं? कैविटी। और कैविटी शरीर में किसी न किसी रूप में भरी रहती है, किसी न किसी चीजों से, ठीक है। जैसे शरीर में पेट है, पेट खाली कर दिया जाए, आंतें वगैरह निकाल दें, स्टमक निकाल दें, लीवर निकाल दें, खाली हो जाएगा एक, ठीक है। उसमें आंत भर दी, पेट भर दी, तो हमारा चीजें अंदर आ गई। तो विसरल शब्द अंदर के साइड से हो गया, परटेनिंग टू एक्सटीरियर वॉल ऑफ द बॉडी, खाली जगह को घेरने वाली परत। अब ये खाली जगह है, हर्ट को अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ खाली है, खाली जगह को जस्ट कवर किया जिस लेयर ने, उसको क्या बोलते हैं आप? विसरल लेयर, अंदर वाली विसरल। जैसे विसरल पेरिकार्डियम बोला तो अंदर वाली साइड की, ऐसे पैराइटल पेरिकार्डियम बोला तो पैराइटल बोले तो बाहर वाली साइड, ठीक है। इतना ही, इनर और आउटर, इतना ही है बस। हाँ पुष्कर जी, सिंपल शब्दों में इनर आउटर। पैराइटल शब्द जब भी आएगा, मैं ये कह दूं पैराइटल मसल, तो आप समझ जाओगे बाहर की मसल है सर, कहीं की। बोल दूंगा विसरल मसल्स, आप तुरंत समझ जाओगे सर अंदर की बात हो रही है, वो नहीं पता कि कहां की है, बट विसरल पैराइटल शब्द समझ में आ गए, इतना, ठीक है। जैसे प्लूरा की बात करूंगा मैं, प्लूरा होती है लंग्स में, लंग्स में प्लूरा शब्द होता है, ठीक है। अगर मैं वहां पर कहूंगा कि प्लूरा, विसरल प्लूरा, तो आप समझ जाएंगे कि प्लूरा एक लेयर है, ऐसी मोटी लेयर है, ठीक है। उसका लंग्स के वाली साइड का अंदर वाला हिस्सा है वो कहलाएगा विसरल प्लूरा, बाहर की साइड का है वो पैराइटल लेयर कहलाएगा, पैराइटल प्लूरा। समझ रहे हो? शब्द, शब्दों के साथ फैमिलियर हो जाइए आप। फिर आगे और शब्दों को रिप्रेजेंट करें, तो जैसे ए या एन लग जाए कहीं पर, तो उसका मतलब होगा लैक ऑफ या एब्सेंस माना जाए, कमी किसी चीज। जैसे एमिया रक्त को रिप्रेजेंट करता है, और एन, ए एन लग गया तो ए एन का मतलब क्या बन गया? कमी, मतलब ईमिया की कमी, ब्लड की कमी, एनीमिया रक्त की कमी, एनीमिया होता है। एंटी शब्द में आ जाए, एंटी, एंटी क्या बोलते हैं? एंटी शब्द में कुछ होता है कि एंटी रैगिंग, रैगिंग, एंटी रैगिंग को नहीं करना है, एंटी, ठीक है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी कोएगुलेंट, कोएगुलेंट होता है जैसे शरीर में रक्त जमना, रक्त जमना। और एंटी कोएगुलेंट मतलब रक्त न जमने वाली कोई चीज, रक्त जमे ना। एंटी मतलब अगेंस्ट, विरुद्ध किसी चीज के। एंटीबॉडी एक बॉडी के विरुद्ध में काम करती है जो एंटी, ठीक है। एंटी एलर्जिक, एलर्जी होती है, एंटी एलर्जिक दे दो, इससे एलर्जी नहीं होगी, है ना, एंटी शब्द। ओके, ऐसे ही कहीं पर आपको कार्ड शब्द दिखेगा, तो कार्ड का मतलब समझना कार्डियक। जैसे मैं ये कहूं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम बताओ शरीर में कहां मिलेगी? पेरिकार्डियम, तो टांगों में मिलेगी, लंग्स में मिलेगी, नाक में मिलेगी, हृदय में मिलेगी, कहां सर? CARD, कार्ड आ गया, कार्ड मींस हर्ट में ही बात होगी उसकी, ठीक है, कार्ड में, ठीक है। तो विसरल पेरिकार्डियम बोल दिया, मायोकार्डियम बोल दिया, एक मसल है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, कार्ड शब्द आ गया, CARD आ गया। तो ये पूछा जाए मायोकार्डियम बताओ किस जगह पर मिले, किस जगह का मसल है, तो आपके पास एक लॉजिक दे दिया मैंने, कार्ड शब्द का लॉजिक दे दिया सर, 100% है हर्ट में मिलेगी, कुछ हो जाए चाहे, हर्ट में मिलेगी, है ना। डॉक्टर रमन वशिष्ठ जी, समझ में आ रही है बात? ओके। ऐसी एंडो शब्द दे दिया, एंडो जब भी मिल जाए आपको, तो एंडो मतलब अंदर,
जैसे एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर की चीज, कोई सेल प्रोसेस के अंदर इनसाइड की बात हो रही है। एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम कह दिया, एंडोकार्डियम। एक कह दिया पेरिकार्डियम, पेराइटल कार्डियम। बताओ अंदर वाली मसल कौन सी होगी? एंडोकार्डियम लेयर अंदर की होगी, एंडोकार्डियम अंदर कहलाएगी, पेरी मतलब बाहर, पेराइटल बाहर होगी, ठीक है। एंडो अंदर की होता है। ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो जो सिक्रेशन को अंदर ही अंदर करेगी, अंदर के अंदर करेगी, एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोन्यूरियम, न्यूरॉन के अंदर की लेयर। अब जैसे एक बार क्वेश्चन आया था आशा शेखावटी में, ये टर्म अगर आपको आती है पुष्पा जी, ये टर्म्स अगर आपको आती है ना पुष्पा मैम, सुन रहे हैं आपको क्या? ठीक है डॉक्टर पुष्पा जी, तो ये अगर टर्म्स आपको आती है ना तो आपके बहुत सारे प्रश्न इजी हो जाते हैं। जैसे एंडो शब्द आपको पता है, आपसे पूछा गया न्यूरॉन के अंदर वाली लेयर का नाम बताओ, तो वहां पर शब्द दे दिया पेरीन्यूरियम, विस्ट्रल न्यूरियम, एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम सबसे अंदर की होगी, शब्द एंडो रिप्रेजेंट करा, एंडो लग गया और अंदर हो गया, ठीक है। ऐसी एक्सो शब्द आ गया, एक्सो मींस एग्जिट, एग्जिट मींस बाहर का रास्ता। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर की चीज होगी। एक्सोक्राइन बाह्य ग्रंथियां होगी, एक्सो बाहर की, एग्जिट, ठीक है। ऐसी एक्सो कुछ और वर्ड यूज करें, एक्सोन्यूरियम लगा ले आप, है ना, न्यूरॉन के बाहर की साइड, ऐसा कुछ, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर। हाइपर की बात करेंगे तो हाइपर, भाई क्यों हाइपर हो रहे हो पुष्कर पंत जी, हाइपर मत हो, मतलब ज्यादा गुस्से में मत आओ, एक्सेस में हो जाना, कोई अबव हो जाना, ठीक है, लिमिट से ऊपर हो जाना, हाइपर टेंशन। टेंशन, हाइपर टेंशन को बोलते हैं बीपी बढ़ना, इंक्रीज होना, टेंशन बढ़ गई, हाइपर टेंशन। हाइपो का मतलब होता है कम होना, बिलो होना, हाइपोटेंशन। जैसे मैं ये कहूं कि मुझे जो है हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो आप क्या समझेंगे इससे कि थायराइड जो है मेरी हाइपो हो गई, कम हो गई, थायराइड कम काम कर रही है, ऐसा, ठीक है। ऐसे ही मैं एक बोलूं कि मुझे जो है हाइपर थायराइडोइज्म हो गया, तो आप क्या कहेंगे, इसका अंदाजा क्या लगाएंगे कि सर थायराइड जो है आपकी हाइपर ओवर एक्टिव हो गई। हाइपर मींस ओवर, कोई भी चीज का किसी भी चीज में यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ऐसे माइक्रो जो होता है सूक्ष्म के लिए यूज होता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल आदि की बात। मेगा जो होता है, मेगा मींस होता ही है बड़ा, तो मेगा शब्द लार्ज के लिए यूज होता है, मतलब बिग। हिपेटोमेगली, हिपेटो मतलब लीवर का बड़ा हो जाना। एक्रोमीगली एक रोग होता है, इसमें देखो शब्द क्या है, एक्रोमीगली, एक्रोमीगली, मेगा शब्द आता है, और मेगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, बड़ी चीज को। तो एक्रोमीगली बताओ कैसा रोग होगा, शरीर में क्या होगा, शरीर छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, बताओ, सिंपल। आशा शेखावटी जी, रेखा सैनी मैम, शरीर की ओवर ग्रोथ होगी, एक्रोमीगली, मेगा शब्द आ गया, बड़ा बड़ा हो जाएगा सर, बड़ा जैसे खली जैसा चौड़ा चौड़ा हो जाएगा। और वैसे ये डिजीज मैं बता देता हूँ चलते चलते, आपके शरीर में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके लिए आपको देखने को मिलेगी, सारे शब्द आपको बाद में आएंगे समझ में, अभी केवल हम नाम देख रहे हैं, फैमिलियर हो रहे हैं इन चीजों के साथ में होता क्या है। आईटीस वर्ड जब भी आ जाए, ITIS, किसी भी शब्द में लगे समझ लो इन्फ्लेमेशन हो गई, दर्द हो गया, कुछ ना कुछ पेनफुल चीज हो रही है। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स नाम की एक चीज होती है शरीर में, वो स्वेल हो जाती है या बड़ी हो जाती है, पेन करती है, अपेंडिसाइटिस। अर्थराइटिस, अर्थ बोलते हैं जोड़ों को, आइटिस बोले तो इन्फ्लेमेशन, जोड़ों में सर दर्द हो रहा है, पेनफुल हो गई सिचुएशन, है ना डॉक्टर रमन वशिष्ठ जी, ऐसा ही कुछ। एक ऐसे कर दू, कोलाइटिस, 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 कोलन, COLON, कोलन बोलते हैं बड़ी आंत को, आइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, बड़ी आंत में दिक्कत हो रही है सर, कुछ हो गया होगा कोलाइटिस, मतलब जलन आदि, इंफेक्शन आदि कुछ हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, टाइटल जैसा ये, ठीक है, समझ रहे हो ज्योत्सना मैम? ओके, टैकी और ब्रेडी शब्द आए, टैकी समझ लो, ये भी किसी गति का तेज होना, टैकी मींस गति का तेज होना। हाइपर का मतलब कोई चीज का एक्सेस में बढ़ जाना, ठीक है, हाइपो का मतलब कम हो जाना, टैकी का मतलब गति से संबंधित है, गति के रूप में ज्यादा तेज हो जाना, फास्ट हो जाना, ठीक है। और ब्रेडी मींस स्लो हो जाना। तो जैसे मैं बोलूं टैकी कार्डिया, कार्ड शब्द है हार्ट के लिए, टैकी मतलब तेज, तय से मतलब टी मतलब तेज होता है, ठीक है। टैकी कार्डिया मतलब तेजी को संबंधित करता है। तो हार्ट कार्ड मतलब हार्ट, हार्ट क्या करेगा तेज, सर गति तेज कर देगा, हार्ट की गति तेज होना मतलब हार्ट बीट तेज हो जाना है, पल्स रेट तेज होना, टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया, बै से बिलो, बिलो मतलब थोड़ा, है ना, कम, तो स्लो हो जाना हार्ट की रेट को, स्लो मींस ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। ये शब्द हो गए क्लियर, कुछ दो चार शब्द, ओके। यहां पर हमारे क्या हो गए, कुछ शब्दों को हमने फैमिलियर किया, एक बार मैं रिप्रेजेंट फिर से रिवाइज करवा देता हूं तुरंत, ताकि आपको याद हो जाए। हमने चीज क्या देखी है, एनाटॉमी की परिभाषा, स्ट्रक्चर, केवल स्ट्रक्चर की बात करती है एनाटॉमी। फिजियोलॉजी, फै से फिजियोलॉजी, फै से फंक्शन की बात करता है, ठीक, दो चीजें। फिर आती है एनाटॉमिकल पोजीशन, सीधे खड़े होते हैं, बिल्कुल हाथ थोड़े दूर रहेंगे, पॉइंट सीधे नीचे की तरफ कर रहे हैं, मुड़े नहीं रहेगा, स्ट्रेट खड़े रहेंगे, ठीक है। यहां पर शब्द मैंने लिख दिया है। अगर मैं मेरे शरीर के बीचों बीच में से लाइन निकाल दूं, ऐसा प्लेन बना दूं, तो ये कौन सा होगा,
ये है तो वर्टिकल बोले तो खड़े, ठीक है, खड़े, एक ऐसे इस तरीके से निकाल दूं, ये दोनों कौन से वर्टिकल, नाम क्या क्या दूंगा, इस वाले का पहले वाले का नाम दूंगा मैं सेजाइटल, सेजाइटल, या क्या दे सकते हैं आप इसको लेटरल या मीडियल, मिड लाइन में, और साइडों से कान के बीचों बीच में से निकाल दूं, दोनों कानों के बीचों बीच में से निकाल दूं, ऐसा प्लेन जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, कोरोनल या फ्रंटल, ठीक है, और यहां से बीच में से काट दूं तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, समझ रहे हैं बातों को। और अगर मैं मेरा मन करे मैं तिरछा काट दूं, तिरछा ऐसे, उसको क्या कहे तिरछा हो तो वो क्या होगा, ओब्लिक प्लेन होगा, हालांकि वो प्लेन बांटा या आइडियल प्लेन नहीं माना जाता, ठीक है। ऐसे ही आपके शरीर में एक ओब्लिक मसल होती है, ओब्लिक मसल, पेट देखते हैं जिम, ऋतिक रोशन को देखा हो कभी कभी मूवीज में, है ना, तो उनके यहां पर सर यहां से ऐसे पेट के पास में ऐसी ऐसी मसल्स होती हैं, आपके भी मिलेंगे ऐसे, देखो ये तिरछी आ रही है ऐसे, पीछे से थोड़ी ऊपर है, आगे से नीचे, ये मसल दिख रही है पेट के पास में, ये बगल में, यहां पर देखो जहां पर मैंने हाईलाइट किया इसको, राउंड शेप किया है, ये ऐसे ऐसे आ रही है मसल्स, तो ये पेट में होती है ऐसी ऐसी मसल्स, है ना, यहां पर, यहां से ज्यादा उभार आता है इनका, ओके, तो ये कौन सी है, मसल्स है, कौन से वाली, ओब्लिक मसल्स, ठीक है, डन। आगे जो ओब्लिक मसल हो गई है, आगे बात करूं नेक्स्ट, तो आगे हमने ये लाइनें देख ली, कैसे कैसे कौन सा प्लेन कैसे बांटता है आपको, शब्द देख लिए, सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है, इतनी बातें, कुछ और बातें करते हैं। कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, खाली स्थान, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर करें, खाली स्थान, शरीर में से अगर मैं सब कुछ निकाल दूं, सपोज करो शरीर क्या है, आपके बाहर की स्किन है, ठीक है, जैसे कमरा है, कमरा बना दिया, उसके अंदर अगर आप बेड नहीं रखेंगे, सोफा नहीं रखेंगे, सब कुछ नहीं रखेंगे तो खाली है वो, अगर उसके अंदर सारा सामान रख दिया तो वो भर गया, ऐसे ही हमारा शरीर खाली कमरा है, ठीक, पूरा खाली कमरा था, उसके अंदर हमने सामानों को जचा दिया, सामान मतलब पेट में लीवर स्टोमक आदि डाल दिया, ठीक है, और सिर में जो है हमने ब्रेन डाल दिया, पीछे वर्टिब्रल कॉलम था, खाली पाइप थी, उसमें सुषुम्ना डाल दी, ऐसे ही तो किया है, और कुछ तो नहीं किया, कैविटी थी, ओके, पुष्कर पंत साहब बहुत बढ़िया, तो कैविटी मतलब खाली स्थान, ठीक है, मेनली आपकी कैविटी, आंतरिक अंग, द मेजर कैविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी आर द स्पेसेस लेफ्ट ओवर व्हेन द इंटरनल ऑर्गन आर रिमूव्ड, मतलब अगर अंदर के अंगों को हटा दें, जो भी अंग हटाए जा सकते हैं, तो समझ लो जो जगह बचेगी उसको खाली स्थान बोलते हैं, कैविटी, ओके। दो कैविटी होती है, एक डोर्सल, डोर्सल मतलब तो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब पै से पीछे, पीछे वाली कैविटी, पीछे के शरीर में कैविटी, ठीक है। वेंट्रल बोले तो, वेंट्रल बोले तो एंटीरियर आगे, ऐसे आगे, यानी फ्रंट में कैविटी, ठीक है, ओके। वेंट्रल कैविटी और डोर्सल कैविटी को बांटने वाले प्लेन का नाम बताओ जल्दी से, कौन सा प्लेन होगा, डॉक्टर पुष्कर पंत जी, डॉक्टर शीतल मैम, आदरणीय रेनू अंटिल मैम, आगे और पीछे जो बांट दी, फ्रंटल प्लेन बोलो या दूसरा नाम क्या है, कोरोनल, दोनों शब्द याद होने चाहिए, एग्जामिनर का मन करेगा वो ऑप्शन दे सकता है आपको, ठीक है, ऐसी बीच में बात बना देना, फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, तो डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सल कैविटी पीछे, वेंट्रल आगे, इनमें होती है जैसे पेट आगे की साइड में क्या, छाती के थोरेसिक और एब्डोमिनो पेल्विक, पेट के आसपास की, ठीक है, पीछे में क्रैनियल और वेंट्रल, देख लेते हैं पिक्चर देखते हैं, आगे की साइड में देखो क्या क्या निकाल सकते हो, अपनी रिब्स तो रखोगे रखो, रिब्स को नहीं निकाल सकते आप, रिब्स के अंदर लंग्स हैं, लंग्स जहां पर है, हार्ट है, वो वाला एक एरिया हो गया ऊपर का, और बीच में डायफ्राम होता है, यहां पर डायफ्राम, और नीचे पेट वाला हो गया पूरा, ये दो आगे की साइड की होगी, और पीछे में मेरी स्पाइनल कोड है, वो पूंछ है मेरे ब्रेन का, ब्रेन का ही हिस्सा है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड अलग से नहीं है, स्पाइनल कोड जैसे ब्रेन है, ब्रेन था, ब्रेन का पूंछ सा निकल करके नीचे चला जाता है वो पीछे से शरीर में, तो इसलिए ब्रेन को हम पीछे काउंट करते हैं स्पाइनल कोड के साथ, तो ब्रेन की कैविटी और स्पाइनल कोड वाली कैविटी डोर्सल में आ जाती है, इनका अच्छा नाम क्या है, ब्रेन कहां पर है, क्रैनियल में, तो इसको हमने नाम दिया क्रैनियल कैविटी, नॉट ब्रेन कैविटी, है ना, क्रैनियल कैविटी। और ये जो है वर्टिब्रा के अंदर है तो वर्टिब्रल कैविटी बोल देते, पाइप, वर्टिब्रा कैविटी, वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी के मनकों को बोलते हैं, या इसको क्या बोल देंगे आप, स्पाइनल कैविटी बोल देते हैं, क्योंकि स्पाइन के अंदर है ना कैविटी, खाली जगह, ये दोनों नाम इसी के हैं, ठीक है। आगे रीढ़ की हड्डी का ये वाला पार्ट थोरेसिक रीजन कहलाता है, तो छाती में थोरेसिक कैविटी होगी, थोरेसिक कैविटी, और नीचे जो है पेट की एब्डोमिन होगी, एब्डोमिन, और नीचे जो है जेनाइटल ऑर्गन जहां पर रहते हैं हमारे, वो पेल्विक होगी, पेल्विक, एब्डोमिनल और पेल्विक, ये दोनों एक हो गई, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, थोरेसिक कैविटी अपनी छाती के बीचों बीच हो गई, समझ में आ गई बात, ओके। विशाल जी,
क्लियर है? ओके, दो चीज होगी, आगे की और पीछे की, दो कैविटी। पीछे में कौन कौन है? क्रैनियम, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। आगे में छाती के लंग्स वाली और पेट वाली और जेनाइटल ऑर्गन्स वाली, ये आगे में आ गई। थोड़ा पढ़ लेते हैं, पीछे में कौन कौन है? डोर्सल बोले तो पोस्टीरियर बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको? वेंट्रल, सॉरी डोर्सल, पोस्टीरियर, या फिर बैक बोल देते हैं आप छोटी सामान्य भाषा में, ये ठीक है। या हिंदी में बोले तो पृष्ठीय गुहाएं, हिंदी में लिख रखा है मैंने जिन बच्चों को हिंदी का ज्यादा शौक है, ठीक है। बाकी इंग्लिश में आप कर लें तो टर्म्स इंग्लिश में करने की कोशिश करना प्लीज विद्यार्थियों, आपका एग्जाम में नंबर तभी आएंगे। हो सकता है हिंदी में आपको समझ आता है, आपको इच्छा है हिंदी में समझने की, आप समझिए बिल्कुल, बट टर्म्स को इंग्लिश में करना अगर वास्तव में आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। ओके, डोर्सल मतलब पीछे, तो पीछे में क्या है? क्रैनियल और स्पाइनल कैविटी, ठीक है। क्रैनियल ये सिर की, और पीछे में स्पाइन वाली, ठीक है। वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रा के अंदर है स्पाइन वाली। क्रैनियल मतलब जो दिमाग में जहां पर ब्रेन रहता होता है, स्कल हड्डियां जो होती है वो जोड़ती होती है। वर्टिब्रा जो बनाती है स्पाइन के लिए, वो स्पाइनल कैविटी कहलाती है। वेंट्रल बॉडी की कैविटी की बात करूं, वेंट्रल मतलब आगे, आगे मतलब छाती के आगे। एक तो थोरेसिक कैविटी होगी जहां पर लंग्स आएंगे और आपका हार्ट आएगा, ठीक है ऐसे। और एक आपका पेट वाली होगी पूरी की पूरी, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, ये वाली, ठीक। आगे की साइड होगी, और बीच में दोनों लंग्स के बीच में भी खाली जगह होती है। दो लंग्स हैं, लंग्स बन गए, उनके बीच में खाली जगह है। इस बीच में खाली जगह को क्या बोलते हैं? मीडियास्टाइनम बोलते हैं, मीडियास्टाइनम। तो हार्ट किस कैविटी में पाया जाता है? ओवरऑल बात करूं तो थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी का एक हिस्सा है, क्या क्या हिस्सा है उसका नाम? मीडियास्टाइनम। मीडियास्टाइनम में आपका हार्ट पाया जाता है, ठीक है। शुरुआत में पहली बार है, थोड़ा टिपिकल लग सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। अब एक प्रश्न पुष्कर पंत जी बताओ, डायाफ्राम डिवाइड्स, प्रश्न बना आपसे एग्जाम में, डायाफ्राम डिवाइड्स, डायाफ्राम किसको बांटता है? क्रैनियल कैविटी या वर्टिब्रल कैविटी को, वगैरह वगैरह, किसको किस किस को बांट रहा है? एक तो थोरेसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को बांटता है डायफ्राम। समझ में आई बात? डायफ्राम जो है वो कौन कौन सी कैविटी को डिवाइड कर रहा है? एक तो थोरेसिक कैविटी ऊपर रह गई और पेट वाली नीचे रह गई, इन दो को बांटता है वो। डन, कोई दिक्कत नहीं है, योगा इज लाइफ, समझ में आ रही है सर? ओके, सेम अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, वेंट्रल कैविटी क्या है? पिक्चर में समझ में आ गया, उतना ही है आपका टॉपिक, तो फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। वेंट्रल बॉडी कैविटी, थोरेसिक कैविटी छाती के आगे, एब्डोमिनल पेट में, ठीक है। और पेट के साथ में एक पेल्विक कैविटी जो हमारे जेनिटल ऑर्गन वाली होती है, इसमें जोड़ के एब्डोमिनो पेल्विक बोल देते हैं। जैसे शब्द लिखा हो देखो, ब्लू ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, इकट्ठा बोल देते होते हैं, ठीक है। थोरेसिक कैविटी छाती में है, छाती में दो भागों में बंट जाती है थोरेसिक, एक तो प्लूरल कैविटी, प्लूरल मतलब जिसने लंग्स को कवर किया हुआ है, लेफ्ट और राइट लंग को कवर किया हुआ रहती है जो। मीडियास्टाइनम वो वाली जो लंग्स के बीचों बीच में बच गई जगह जहां पर हार्ट आएगा आपका, पेरिकार्डियल कैविटी, हार्ट के लिए होती है पेरिकार्डियल, मीडियास्टाइनम के बीच। डन। आगे जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, प्लूरा, प्लूरल कैविटी है, प्लूरल झिल्ली थी, वो लंग्स को कवर किए हुए होते हैं, इसके अंदर लंग्स आ गए। मीडियास्टाइनम बीचों बीच में ये वाली, जहां पर आपका हार्ट आएगा, हार्ट आएगा यहां पर, ठीक है, मीडियास्टाइनम के। और हार्ट जहां पर आता है उस कैविटी का नाम क्या है? पेरिकार्डियल। फिर आगे आगे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं, पेरी मतलब बाहर, चारों ओर, कार्ड मतलब हार्ट, हार्ट के चारों ओर जो खाली स्थान है, ठीक है उसको। ओके, सेम ऐसे ही आगे और थोड़ा सा इन शॉर्ट कर दिया मैंने, थोरेसिक कैविटी हो गई, डायफ्राम आ गया, ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी होगी पेट वाली, पेल्विक कैविटी होगी जेनिटल अंगों वाली, ये दोनों मिलकर के बनाती है एब्डोमिनो पेल्विक। थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी दोनों मिलकर के कौन सी कैविटी कहलाती है? वेंट्रल, आगे के साइड वाली खाली स्थान, आगे की गुहिया, ठीक है। पीछे में क्रैनियल कैविटी दिमाग वाली, और स्पाइनल कॉर्ड सुषुम्ना वाली, ये दोनों मिलकर के डोर्सल कैविटी कहलाती है, पीछे की कैविटी। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। वेंट्रल कैविटी की बात करें पीछे की साइड की, तो अभी हमने बात की क्या? क्रैनियल और स्पाइनल की, तो ये दोनों आती है। तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी तो आ गई आपकी आगे की साइड में, एब्डोमिनल आगे साइड में आ गई, पेल्विक जो है जनन अंगों वाली आ गई, जनन अंग पेल्विस रीजन, श्रोणी मेखला वाली, श्रोणी बोलते हैं हिंदी में। एब्डोमिनल में पेट वाली आ गई, ठीक है। तो ये कैविटी फिर से एक पिक्चर में, क्रैनियल कैविटी दिमाग के अंदर होगी, नीचे जा रही है स्पाइनल कैविटी, डोर्सल कैविटी बोल दी इन दोनों को मिलकर के। डोर्सल में कौन सी कैविटी है? वेंट्रल में कौन सी है? थोरेसिक, लंग्स को कवर करती है, हार्ट को कवर करती है। एब्डोमिनल पेट में, और पेल्विक जनन अंगों वाली, तो ये मिलती है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ये बनाती है आपकी वेंट्रल कैविटी। देन थोड़ा सा एक पिक्चर और है, पिक्चर के थ्रू क्लियर कर रहा हूं मैं, बस इसलिए पिक्चर लगाई हुई है बहुत ज्यादा। डोर्सल कैविटी में पीछे वाले क्रैनियल और स्पाइनल, ये कैविटी,
मतलब इनके ये खाली जगह है जिनके अंदर ब्रेन आ गया क्रैनियल में, तो स्पाइनल में स्पाइनल कॉर्ड आ गई। ऐसी वेंट्रल कैविटी में, थोरैसिक कैविटी में कौन कौन रहता है? लंग्स रहते हैं और हार्ट रहता है, दोनों रहते हैं, ठीक है। ऐसी एब्डोमिनल कैविटी के अंगों का नाम बताना। एब्डोमिनल कैविटी है मेरे पास, और आदरणीय योगा इज लाइफ, आपका नाम एक्चुअल में क्या है वो नाम तो बताइए, मैं नाम लेकर के बोलूं आपको, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी है, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा बताओ? स्टमक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा उसके अंदर स्टमक। अगर स्टमक निकाल दे तब वो कैविटी है, अंदर भरे हुए नेचर ने भर रखे हैं, हमने तो हमारे तरीकों से पढ़ना था, स्टडी करनी थी, इसलिए हमने इनको कैविटी बोल दिया, अदरवाइज ये हमेशा हर शरीर में भरे हुए रहते हैं, ठीक है, किसी में खाली नहीं मिलेगा। स्टमक मिलेगा, लीवर मिलेगा, स्प्लीन मिलेगा, पेनक्रियाज मिलेगा, किडनी मिलेगी, इंटेस्टाइन मिलेगी, एक्स वाई जेड, एक दो चीजें और बच गई, और तो वैसे कुछ बचा नहीं है। ये मेजर ऑर्गन है, ये सारे मिलते होते हैं अपने को, डन है ना। इतना ही, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, यूरिनरी ब्लैडर है वो पेल्विक में आ जाएगा, जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह यहाँ पर जुड़े होंगे पेल्विक में। यही है, समझ में आ गई बातें सारी। इतना कहते हुए आज का मैं सत्र संपन्न करता हूँ। थैंक यू टू ऑल, आप सभी कक्षा में आए, बहुत अच्छा लगा। So media sternum and media sternum both are हाँ, शब्द बोलिएगा प्लीज। media sternum and media sternum both are same or different? आपका नाम क्या है? आपका थोड़ा मैं प्रशंसा कर दूं, लक्ष्मी गुप्ता जी, बहुत बढ़िया ना। Yes. स्टर्नम जो होती है, स्टर्नम है वो बोन बोलते हैं, स्टर्नम बोन है, हड्डी, हड्डी, ठीक है, जो Yes, यहाँ sir. पर आपके छाती के बीचों बीच में होती है ना हमारे, ठीक है, जो शरीर को दो भागों में बांटती है, हाँ यहाँ पर हाँ छाती में बीचों बीच, गले के जस्ट नीचे स्टार्ट हो जाती है वहां से, वो स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम मतलब स्टर्नम हड्डी के 3 भाग है, उसमें से मिड मिड वाला स्टर्नम, ठीक है। और मीडिया स्टाइनम जब बोलते हैं, स्टाइनम, STI, आई वर्ड लग गया यहाँ पर, स्पेलिंग आ गई वो, ये वाला STINUM, स्टाइनम, इट मींस कैविटी, ठीक है, खाली स्थान की yes बात sir. हो रही है। क्लियर मैम, लक्ष्मी गुप्ता जी, डॉक्टर लक्ष्मी Okay, मैम, thank you. थैंक यू सो मच।